भाई जैसी कदावर शख्सियत मौजूद है, मौसम घीवाला साहब यंग एनालिस्ट मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें इंडिया से एक बहुत ही जबरदस्त और सीनियर जर्नलिस्ट महेश जोशी साहब ने ज्वाइन किया है दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त बजरिए वीडियो लिंक वो हमारे जुड़ गए। महेश जोशी साहब को हम यहाँ पे आदाब भी कहते हैं। आदाब जोशी साहब, और ये बताइएगा कि समय कम है और आप भी वहां पे बहुत मसरूफ होंगे कि हाई वोल्टेज मैच है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में दोनों टीमें जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो बड़ा एक हाई वोल्टेज मैदान सज जाता है। क्या इस मैच की इंटेंसिटी है? पाकिस्तानी अवाम को मेरा आदाब। पहला सवाल ये कि हाई वोल्टेज मुकाबले होते हैं पाकिस्तान और भारत के। जी हाँ, बिल्कुल हाई वोल्टेज होते हैं, और जब उसमें तड़का लगता है वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप में और ज़्यादा मामला संगीन हो जाता है। और दोनों मुल्कों के अवाम जो है बिल्कुल हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भारत के कप्तान हैं या पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करें। और जिस तरह से बाबर आजम ने या रोहित शर्मा ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, अक्सर मैंने बाबर आजम को ये कहते हुए सुना है कि ये मैच हमारे लिए एक मैच है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसे हम जीतना चाहेंगे अन्य मैचों की तरह। ऐसे ही रोहित शर्मा भी अक्सर कहते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक ये टीम के कप्तान या कोच या जो उससे जुड़े हुए जिम्मेदार लोग हैं, जब तक इस तरह की बात नहीं करेंगे और इसको हाई वोल्टेज बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर उससे परेशानियां खड़ी होंगी। मैं तो कहूंगा कि ये ब्रांड एम्बेसडर हैं अपनी अपनी कंट्री के, बाबर आजम भी और रोहित शर्मा। जोशी जी, ये बताएगा कि ऑन पेपर वी आर सीइंग इंडिया इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान, लेकिन हमें पता है कि अहमदाबाद में मैच खेला जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, तो जो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है वो आपको लगता है कि इंडियन टीम पे ज्यादा प्रेशर होगा या पाकिस्तान पे प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पे इनको पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट नहीं होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि कागजों पर भारतीय क्रिकेट टीम ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा मजबूत है, लेकिन कागजों से कुछ बात बनती नहीं है। आपको परफॉर्म करना होता है। पहले दो मुकाबलों में निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। नीदरलैंड के खिलाफ जरूर जितने रन बनने चाहिए थे उतने पाकिस्तान के नहीं बन पाए, लेकिन भारतीय टीम वाकई दोनों मुकाबलों में चैंपियन की तरह खेली। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो 200 रन भी नहीं बना पाई भारत के खिलाफ, तो अब इसका मतलब है कि भारत की गेंदबाजी मजबूत है और वो उसने प्रूव करके भी दिखाया। मजबूत पाकिस्तान की टीम भी बहुत है, लेकिन उसको अभी प्रूव करना होगा, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है तो मैं तो ये कहूंगा भारत के लिए खास तौर पर दो बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहला चैलेंज जो होता है, पहली चुनौती यही होती है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो अच्छा प्रदर्शन करे, खासकर पाकिस्तान के तेज बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने, क्योंकि हमने शाहिनशाह अफरीदी के सामने अपने टॉप ऑर्डर को फंसते हुए देखा है। आप याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप 2021, आप याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप 2022, आप याद कीजिए एशिया कप का पल्लिकल में खेला गया मुकाबला। वहां निश्चित तौर पर भारतीय टॉप ऑर्डर जो है थोड़ा फंसता हुआ दिखाई दिया। वो तो भला हो, पल्लिकल में ईशान किशन का और साथ ही मैं कहूंगा हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने सारे खतरे को टाल दिया। मैच नहीं हुआ, बात अलग है। अच्छा जोशी जी, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान, जोशी जी, अभी आपने कहा पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग वो थोड़ा फंसा देता है भारत के टॉप ऑर्डर को। पाकिस्तान के स्पिनर अच्छा नहीं खेल रहे, तो किस चीज की जो है वो आशा की जा सकती है, किस चीज की आवश्यकता की जा सकती है कि कल पिच जो है क्या स्पिनर को सपोर्ट करेगी, क्योंकि भारत का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है? पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग वाकई मैं कहूंगा कि दोनों टीमों के बीच का एक बड़ा अंतर साबित हो सकती है, क्योंकि शादाब जो है कभी बहुत अच्छी बॉलिंग किया करते थे, लेकिन अब काफी अपनी लय से भटके हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पिछले मैच में उन्होंने थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी अगर जैसे कहा जा रहा है, लेकिन वो भी उस स्तर की नहीं है जो बल्लेबाज को मजबूर करे। इसी तरह से नवाज ठीक है, पावर प्ले में जो 40 ओवर के बाद का जो खेल था पिछले मुकाबले में, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की और बढ़ते हुए कदमों को रोका था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके पास टैलेंट है तो उन टैलेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अबरार जैसा प्लेयर आपको बहुत ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। वो जब आपके पास मौजूद है, वो अभी स्टैंड बाई में है, उनको आपने स्टैंड बाई में क्यों रखा, उनको मुख्य टीम में क्यों नहीं शामिल किया, ओसामा मीर को क्यों नहीं खिलाया प्लेइंग 11 में? जब आपके पास दो अच्छे आला दर्जे के स्पिनर मौजूद हैं, आप सिर्फ बल्लेबाजी देख रहे हैं। भाई एक गेंदबाज में आप बल्लेबाजी ढूंढेंगे तो फिर यह दिक्कत आएगी ही, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरह का प्रदर्शन किया
नवाज को मैं काफी समय से देख रहा हूं, उनकी गेंदबाजी में वो लय दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो टर्न भी कराना भूल गए हैं, उस लेवल का टर्न नहीं है। तो मुझे लगता है कि जडेजा, अश्विन या तीसरे जो हमारे हैं कुलदीप यादव, जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, खास तौर पर कुलदीप यादव, उनसे बचकर रहिएगा। लेकिन ये बताएं कि अब जगत शरद साहब वहां पे पहुंच गए हैं, और क्या इस मैच के बाद जिन्ना गांधी सीरीज की जो दोबारा चर्चा हो सकती है, क्या बायलैटरल सीरीज के कुछ इम्कान होंगे इस मैच के बाद? आपका ये सवाल कि भारत पाकिस्तान मुकाबले में भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें जगती हैं, क्या होप की जा सकती है कि इनके बीच में कोई सीरीज होगी, बायलैटरल सीरीज होगी? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पीसीबी के हाथ में नहीं है, ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं है, ये दोनों मुल्कों की सरकार के हाथ में है। ठीक है, जगह अशरफ साहब यहाँ आए हुए हैं और वो मिलेंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्या स्थिति सूरत हाल होगा, जो कुछ भी होगा वो सरकार के लेवल पर होगा। पीसीबी और बीसीसीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। जब सरकार ही इन्वॉल्व है तो फिर आप इस तरह के मैचों की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो बहुत लंबे समय से 80s से चली आ रही है, उसको हमने 90s में भी देखा, मुशर्रफ साहब के समय में भी देखा, फिर गिलानी साहब, फिर उसके बाद जो है जो दोबारा बहाल हुई थी 2012-13 में, जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी और वनडे सीरीज जीत कर गई थी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये बहुत कुछ दोनों मुल्कों के जो गवर्नमेंट है, जो हुक्मरान है, उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।